सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीएस वाला पे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहला चैप्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मैं आज यहाँ पे लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर तो कर चुके हैं, तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना बिजनेस एनवायरनमेंट का एक चैप्टर यहाँ पे किया जाए, और इसीलिए आप सभी के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट लेकर आई हूँ, जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। ठीक है, अब आप इसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं और एंटरप्रेन्योरशिप कहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे लिखकर सही आ जाना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो की बात करूं तो पूरा का पूरा जो चैप्टर यहाँ पे बेस्ड है एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है। गवर्नमेंट के जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स है, जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं टू सपोर्ट द ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। हर कंट्री जानता है कि कोई भी कंट्री के लिए उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसके लिए उसके बिजनेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी चाहते हैं कि इंडिया में धीरे धीरे जो नंबर ऑफ बिजनेसेस है, जो नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है, जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स है, वो यहाँ पे इंक्रीज हो, राइट। तो पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, क्या डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं टू इंक्रीज द एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन इंडिया, ये पूरा यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा अगर आप ये डिफरेंट इनिशिएटिव्स के अलावा देखोगे तो यहाँ पे क्यों ये एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर गवर्नमेंट इतना फोकस करती है, और आज भी इनमें क्या डिफरेंट दिक्कतें हैं, बॉटलनेक्स मतलब क्या, तो आज भी क्या रीजंस है कि इंडिया में बहुत ज्यादा स्टार्टअप जो है वो इनिशियल ईयर्स में फेल हो जाता है, बहुत ज्यादा जो बिजनेसेस है वो यहाँ पे ग्रो नहीं हो पाते हैं, बंद हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं बॉटलनेक्स, राइट। मेन रीजंस की बिजनेसेस ग्रो नहीं हो पाते, डेवलप नहीं हो पाते, मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इन चीजों के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे फोकस है, एक जनरल आउटलुक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया and the different initiatives, steps taken by the government, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर यहाँ पे ग्रो हो सके, वो आप इस चैप्टर में यहाँ पे देखोगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले टॉपिक के साथ बेटा यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आप कह सकते हो, जो शुरुआत में आपको यहाँ पे पता है। कोई भी चीज को अगर आप प्रमोट करना चाहते हो, जैसे हम चाहते हैं कि इंडिया में ज्यादा बिजनेसेस ओपन हो, इंडिया में ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप्स यहाँ पे ग्रो हो, स्टार्टअप्स यहाँ पे ओपन हो, तो उनको सपोर्ट की जरूरत है। बिजनेस करना है तो पैसे की जरूरत है, पैसा कहां से आएगा? ठीक है, बिजनेस करना है, आइडिया है, बट बिजनेस सिर्फ आइडिया से रन नहीं हो सकता है, उसमें डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है, उसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ये चीजें करनी होती है। तो इन चीजों के बारे में सामने वाला व्यक्ति जो है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस ओनर है, उसको ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड है। ठीक है, आज भी इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको बिजनेस सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये जो बैकवर्ड रीजन है, ये ऐसे जो लोग हैं, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स लॉन्च करना है। तो यही डिफरेंट स्कीम्स जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो इंडिया में इनिशिएट करी है, लॉन्च करी है, वो आपको बताया गया है। सबसे पहली स्कीम जो आप यहाँ पे पढ़ोगे, उस स्कीम का नाम है मेक इन इंडिया। ठीक है, हो ही नहीं सकता है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव या मेक इन इंडिया प्रोग्राम ये आपने यहाँ पे सुना ना हो। हाँ जी हाँ, मैं वही स्कीम की या वही इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। मेक इन इंडिया स्कीम या मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की बात करें तो ये इनिशिएटिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इन द ईयर सितंबर 2014। इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चन डेट बेस्ड आ सकते हैं, तो आपको इसकी पूरी डेट शीट बनाकर तैयार रखनी है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, स्टैंड अप इंडिया कब हुआ था, स्टार्टअप इंडिया कब हुआ था, एंड सो ऑन। तो मेक इन इंडिया ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2014 में। ठीक है, जब आपकी जो मोदी गवर्नमेंट है वो पावर में आई थी। अब ये जो इनिशिएटिव है, इसका मेन यहाँ पे एडवांटेज क्या था, या ये इनिशिएटिव आज की तारीख में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? देखिए बेटा, मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, इसका मेन यही कारण था कि हम चाहते थे कि इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने। आज तक हम बहुत सारी चीजें जो है इंडिया में इंपोर्ट करते आ रहे हैं, दूसरे कंट्रीज उसको बनाते हैं, हम इसको इंपोर्ट करता है, तो क्यों ना हम ही इसको बनाएं,
क्यों ना इंडिया को एक ऐसी जगह बनाए जहां पे डिफरेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करे, राइट, अपनी फैक्ट्री सेटअप करे, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करे। इससे क्या होगा, एक तो इंडिया में जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि वो इंडिया में ही बनना चालू हो जाएगा, और दूसरा बिकॉज यहाँ पे इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, इंडिया में जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री सेटअप्स है, वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, तो इससे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन गवर्नमेंट ने ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसमें उन्होंने कोशिश की कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए, दोनों लोकल एज वेल एज फॉरेन कॉर्पोरेट से। मतलब ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ इंडियन कंपनीज यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करे या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करे, नहीं, चाहे इंडियन कंपनीज हो चाहे फॉरेन कंपनीज हो, हम चाहते हैं कि वो इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करे और इंडिया में अपना बिजनेस यहाँ पे सेटअप करे। इसके लिए 25 की डिफरेंट एरियाज आइडेंटिफाई किए गए थे जहां पे स्कोप है, जहां पे चांसेस है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है इंक्रीज किया जा सकता है, और वो पूरे 25 एरिया की आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है योर ऑटोमोबाइल्स, देन वी हैव उसके कंपोनेंट्स, मतलब उसके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, food processing, IT and BPM, leather, media and entertainment, mining, oil and gas, pharmaceutical, ports and shipping, railways, renewable energy, roads and highways, space, textiles and garments, thermal power, tourism, wellness, etc. ठीक है, देखो बेटा 25 की एरियाज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, बेसिकली ऐसे एरियाज जहां पे मुझे पोटेंशियल दिख रही है, जहां पे मुझे स्कोप दिख रहा है कि इन एरियाज में, इन सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज किया जा सकता है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स को यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। मेक इन इंडिया स्कीम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेक इन इंडिया स्कीम यहाँ पे एक इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर सेटअप करती है। मतलब इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर मान के चलो कि कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में पार्टनर्स ढूंढ रही है, जिनके साथ वो टाई अप करके, जिनके साथ वो मिलकर यहाँ पे इंडिया में अपना बिजनेस यहाँ पे सेटअप कर सके, तो वो इन इन्वेस्टर फैसिलिटेटर सेंटर्स को कांटेक्ट कर सकती है, जहां पे इनको इनिशिएट किया जाएगा कि भाई डोमेस्टिक कंपनीज है जो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने रिवील की थी कि हम यहाँ पे इन कंपनीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था इंडिया में इन द ईयर 2015। ये स्टैंड अप इनिशिएटिव आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सबसे पहले हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। देखिए बेटा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का लॉजिक या उसका फोकस एक ही था कि इंडिया को हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं, जो चीजें हम मैन्युफैक्चर दूसरे देशों में होती है और इंडिया में इंपोर्ट करता है, उसको हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करें। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं बेटा टू द नेक्स्ट, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, इज योर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं अगर यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात करूं, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम कब यहाँ पे शुरू हुई थी, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरू हुई थी इन द ईयर 2015। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम बेसिकली क्या है, उसके पीछे एक आइडिया, एक लॉजिक मैं आपको यहाँ पे बता दूं। स्टैंड अप इंडिया यहाँ पे मेनली फोकस करता है इन प्रमोटिंग द बैकवर्ड रीजन्स एंड ऐसे लोग जिनको जनरली एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पे सपोर्ट नहीं रिसीव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 चीजों पे फोकस किया है, जो कि है SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो स्टैंड अप इंडिया में जो भी सपोर्ट मिलता है, जो भी स्कीम्स है, जो भी फंडिंग है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ पे सीमित है। तो हम चाहते हैं कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के द्वारा ये लोग जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं या ऐसे लोग जिनको यहाँ पे सपोर्ट मिलने में बहुत दिक्कत आती है टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, टू स्टार्ट देयर ओन कंपनी और टू स्टार्ट देयर ओन एंटरप्रेन्योरशिप, इनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो 3 क्लासिफिकेशंस है, SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स।
सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, मेन ऑब्जेक्टिव और स्टैंड अप इंडिया यहाँ पे क्या है। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मेन सपोर्ट यहाँ पे 3 लोगों के ऊपर फोकस किया गया है, दैट इज एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी दैट इज शेड्यूल ट्राइब एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो इन्होंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है 10 लाख से 1 करोड़ तक का जो फाइनेंसिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे कम से कम बैंक को एक एससी, एक एससी, एक एसटी और एक विमेन एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे पर बैंक पर ब्रांच देना होगा, ठीक है। और ये सिर्फ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज के लिए यहाँ पे दिया जाता है। ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति का फर्स्ट वेंचर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब बेसिकली आप अपना पहला वेंचर शुरू कर रहे हो, पहला बिजनेस शुरू कर रहे हो, जाहिर सी बात है बिजनेस शुरू करना है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए होता है वो है पैसा। पैसा मिलने में ही सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे होती है। एंड जो एससी, एसटी है, विमेन है, इनको आइडेंटिफाई किया गया था कि भाई इनको यहाँ पे अगर बिजनेस करना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक एंटरप्राइज शुरू करना है, तो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे फाइनेंसिंग की। इनको फंड्स अवेलेबल नहीं हो पाते, तो इनके लिए हमने स्पेसिफिकली स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत हमने यहाँ पे पर बैंक पर ब्रांच को मैंडेटरी किया हुआ है कि साल में एक एससी, एक एसटी एंड एक विमेन एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे उनके बिजनेस के लिए, उनके ग्रीनफील्ड वेंचर, मतलब जो बिजनेस वो यहाँ पे सबसे पहली बार शुरू कर रहे हैं, द फर्स्ट वेंचर, उसके लिए यहाँ पे आपको 10 लाख से 1 करोड़ के बीच तक का आपको फंडिंग यहाँ पे देना है। अब आपका बिजनेस का रिक्वायरमेंट कितना है, आपके बिजनेस का कॉस्ट कितना है, आपके बिजनेस का बजट कितना है, आपका बिजनेस प्रपोजल या प्रोजेक्ट क्या है, उसके बीच पे आपको कितना फंडिंग दिया जाएगा ये डिपेंड करेगा। बट मिनिमम 10 लाख से मैक्सिमम 1 करोड़ है, इसके बीच में आपको यहाँ पे फंडिंग मिल सकता है, ठीक है। आप जो भी इंटरप्राइज की शुरुआत करो, वो मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, सर्विस में हो सकता है, एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज में हो सकता है, ट्रेडिंग सेक्टर में हो सकता है, एक्सेट्रा। और जरूरी नहीं है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करो या फिर अकेले इस बिजनेस को शुरू करो। मल्टीपल आपके इसमें पार्टनर्स या इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, बट शर्त ये है कि जो भी ओनरशिप ऑफ बिजनेस है, मतलब मोर देन 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग जो है वो यहाँ पे एससी, एसटी या तो विमेन एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए। ओनरशिप इनके हाथ में होनी चाहिए, तब जाकर ये स्कीम का आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज इसमें क्या बताई गई है कि एलिजिबिलिटी क्या है। अगर मैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत यहाँ पे फंडिंग लेना चाहती हूँ अपने बिजनेस के लिए, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो भाई बहुत ही सिंपल है कि आपका मिनिमम यहाँ पे 18 इयर्स का होना जरूरी है, एक एडल्ट होना जरूरी है, प्लस एससी, एसटी, विमेन होना जरूरी है। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इस स्कीम में जो भी लोन अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या है। फर्स्ट वेंचर जो है बेनिफिशियरी का, वो यहाँ पे होना मैंडेटरी है। बेसिकली लोन के लिए जो अप्लाई करता है उस व्यक्ति का वो फर्स्ट वेंचर होना जरूरी है। अगर उनके ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेसेस है, पहले बिजनेसेस कर चुके हैं स्कीम के तहत, 2-4 बिजनेसेस रनिंग है, तो आपको स्कीम के तहत यहाँ पे फाइनेंसिंग नहीं अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर ये आपका फर्स्ट वेंचर है, अगर ये आपका फर्स्ट वेंचर है, एज अ ग्रीनफील्ड वेंचर इसको कहा जाता है, जब भी किसी का फर्स्ट वेंचर होता है तो ही आपको ये स्कीम की बेनिफिट्स मिलेगी। थर्ड क्या है, जो कि अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ, 51% जो मेजॉरिटी ओनरशिप है वो एससी, एसटी या विमेन के हाथ में होनी चाहिए। अगर आप अकेले बिजनेस शुरू कर रहे हो तो इसका सवाल ही नहीं आता, बट अगर नॉन इंडिविजुअल है, मल्टीपल लोग हैं जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया या मिलकर शुरू कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग एससी, एसटी या विमेन की होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्या है, तो बोरोवर शुड नॉट बी डिफॉल्ट टू एनी बैंक। मतलब पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले भी कोई बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन या क्रेडिट ले चुके हो, उसको पे नहीं किया है, आप डिफॉल्टर हो, आप ब्लैक लिस्टेड हो। अगर ऐसा है तो इस बार आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेचर ऑफ लोन के ऊपर। नेचर ऑफ लोन की अगर बात करें तो आपको कंपोजिट लोन यहाँ पे मिलता है। लोन अमाउंट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का आपको लोन मिलेगा। बट कंपोजिट लोन का मतलब क्या होता है? जब मैं कहती हूँ कंपोजिट लोन, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट
प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस को पूरा करने के लिए यहाँ पे लोन मिलेगा। ठीक है, मतलब ये लोन से आप अपने जो फिक्स एसेट्स है वो रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हो, और बिजनेस को जो चलाने का यहाँ पे खर्चा है दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दोनों के लिए आप यहाँ पे लोन अवेल कर सकते हो। इसको कहते हैं कंपोजिट लोन। पर्पस ऑफ लोन यहाँ पे क्या है? फॉर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज, चाहे वो कोई भी सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज एक्सेट्रा। बट अगेन बिजनेस शुड बी सेटअप बाय आइदर SC/ST या तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज द साइज ऑफ द लोन। साइज ऑफ द लोन, यस 10 लाख टू 1 करोड़ के बीच में आपको लोन मिलेगा, लेकिन अगर इसमें यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, देखो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी आपका बिजनेस कॉस्ट है या जो भी आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, मान के चलती हूँ कि लेटेस्ट से आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 100 रुपीज, जाहिर सी बात है 100 रुपीज तो होगा नहीं, बट एक अजम्पशन हम यहाँ पे ले रहे हैं। मान के चलिए कि आपका टोटल बिजनेस कॉस्ट है यहाँ पे 100 रुपीज नहीं लिखता है, चलो इसको 100 सिर्फ लिख देते हैं। ठीक है, तो उसमें से 85% जो है उतना आपको लोन सैंक्शन करके मिल सकता है। बाकी का जो 15% है दैट इज सपोज टू बी आवर ओन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट या ओन इन्वेस्टमेंट जिसको आप कह सकते हो। तो यहाँ पे साइज ऑफ लोन में 10 लाख टू 1 करोड़ के बीच तक का अमाउंट आपको मिलेगा इस लोन, लेकिन दैट शुड बी 85% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। उसके अलावा ये जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है 85% आप लोन से कवर करोगे, बाकी का जो 15% है वो आपका खुद का पैसा, खुद का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होना चाहिए। अब ये 15% जरूरी नहीं है कि आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, लेट अस से कि मेरे प्रोजेक्ट में यहाँ पे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो 1 करोड़ में से यहाँ पे 85% चलो बैंक लोन से मेरा कवर हो जाएगा, दैट इज 85 लाख। बाकी के 15 लाख कहाँ से लाऊं? मेरे पास अगर नहीं है तो क्या करूं? तो उसके लिए भी बेटा डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, स्कीम्स है, वहां से आप सीड फंडिंग के तौर पे या स्टार्टअप कैपिटल के तौर पे यहाँ पे बाकी के 15% ला सकते हो। बट इस स्कीम के तहत आपको मैक्सिमम 85% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट की फंडिंग मिलेगी, बट वो भी 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होगी, ये चीज को याद रखना। ठीक है, आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट, दैट इज द इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे आप बैंक से पैसा ले रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक आपको फ्री में दे रहा है या बैंक के पैसा दे रहा है, चलो ये 85 लाख आपके, नहीं। यहाँ पे आप बैंक से फंडिंग ले रहे हो इन द केस ऑफ लोन या तो क्रेडिट, मतलब लोन या क्रेडिट के तौर पे बैंक से फंडिंग ले रहे हो, तो लोन या क्रेडिट लोगे तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। बट द बेस्ट पार्ट इज स्टैंड अप इंडिया के तहत जो भी लोन सैंक्शन होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है दैट इज द बेसिक, द लोएस्ट एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट। जो भी लोएस्ट इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल होगा ना, उस इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। उसका एक बेसिक फॉर्मुलेशन भी यहाँ पे होता है कि जो भी बेस रेट है, ठीक है, प्लस 3% प्लस 10 और प्रीमियम, राइट। बट इन शॉर्ट जो भी इंटरेस्ट रेट सबसे लोएस्ट अवेलेबल, लोएस्ट इंटरेस्ट पे, मिनिमल इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे फंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द सिक्योरिटी, राइट। प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा द लोन में बी सिक्योर्ड बाय कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब आपको ये जो लोन यहाँ पे मिलता है काफी बार इसके लिए कोलैटरल सिक्योरिटी से भी आसानी से आप लोन ले सकते हो। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब कोई चीज को यहाँ पे गिरवी रखना, बट मान के चलिए मेरे पास गिरवी रखने के लिए इतना बड़ा कोई एसेट अवेलेबल नहीं है, ना कोई जमीन है, ना उतना गोल्ड है, ना बॉन्ड्स है, ना शेयर्स है, कुछ नहीं है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूं? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट ट्रस्ट यहाँ पे सेटअप किया है जो कि है CGFSIL, दैट इज क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कीम सेटअप किया है जहां पे आप एक तरीके से इस क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत यहाँ पे आप सिक्योरिटी लेके बैंक से यहाँ पे लोन सैंक्शन करवा के ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दैट इज अ रीपेमेंट। अब यहाँ पे लोन लिया, ठीक है, क्रेडिट है, उधारी है, बोरोड फंड्स है, तो इंटरेस्ट तो चार्ज होगा, प्लस इसका एक फिक्स टर्म पीरियड होगा, मतलब लोन को आपको रीपे तो करना ही पड़ेगा ना। तो रीपेमेंट पीरियड क्या है, लोन जो है आपको 7 साल में यहाँ पे रीपे करना है, जिसमें मैक्सिमम 18 मंथ्स का यहाँ पे मोराटोरियम है। मोराटोरियम का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने लोन लिया, मान के चलिए कि बिजनेस में आपको लॉस हो गया या कोई दिक्कत हो गई और आप यहाँ पे आपके जो इंस्टॉलमेंट्स है, जो लोन का जो आपका इंस्टॉलमेंट आता है
वो आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें आपको मैक्सिमम बैंक 18 महीने का यहाँ पे पॉज दे सकती है कि भाई आप बीच में 6 महीने या 4 महीने या 1 साल यहाँ पे लोन का जो भी हफ्ता है वो यहाँ पे नहीं करोगे। मतलब मैक्सिमम ये 18 महीने का हो सकता है, इन केस अगर आप इसको पे नहीं कर पा रहे हो तो 18 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जैसे मैं बता चुकी हूं कि यहाँ पे जो भी लोन सैंक्शन होता है वो कॉम्पोजिट लोन है, तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दोनों जो है इस लोन से यहाँ पे पूरा किया जा सकता है। तो वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लाख यहाँ पे आप पूरा कर सकते हो, और ये सैंक्शन आप करवा सकते हो एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑल्सो। ठीक है, मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक तरीके से तो बेटा क्या हो गया, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक तरीके से तो क्रेडिट ही हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे मैं 10 लाख रुपया एज वर्किंग कैपिटल यहाँ पे सैंक्शन करा के ले रही हूँ, एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या कैश क्रेडिट लिमिट यहाँ पे सैंक्शन करा के ले रही हूँ, जिससे मेरे बिजनेस की जो भी इमीडिएट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसको मैं यहाँ पे पूरा कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द मार्जिन मनी। राइट, मार्जिन मनी अगेन मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ कि जो भी आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका आपको 85% लोन मिलेगा, बाकी का 15% आपका ओन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो भी 15% है दैट इज योर मार्जिन मनी, जो आपको यहाँ पे खुद से इन्वेस्ट करना है, खुद से करना है। चलो मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या करूं, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है, उसके तहत ये 15% भी मैं यहाँ पे रेज कर सकती हूँ। लेकिन कुछ भी हो जाए, मिनिमम, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मिनिमम 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज ओन कंट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे होना ही चाहिए। मिनिमम 10% तो खुद डालना ही है, 85% स्टैंड अप इंडिया में मिल जाएगा, 5% के आसपास दूसरे स्कीम से मिल सकता है, मिनिमम 10% आपको खुद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज योर अनदर स्कीम, जो कि अगेन यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्कीम्स इन इंडिया माना जाता है, दैट इज द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। देखो बेटा, स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया में मेन डिफरेंस क्या है, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम में सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के ऊपर फोकस किया गया है जिनको जनरली बिजनेसेस जब शुरू करने होते हैं तो फाइनेंसिंग मिलने में बड़ी दिक्कत आती है, SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, कि भाई ये लोग पीछे ना रह जाए, इनको भी बिजनेस करने का मौका मिले, इनको भी एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिले। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम सभी के लिए एप्लीकेबल है, जहां पे हर व्यक्ति जो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जो अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहता है, उसको ये स्कीम के तहत काफी बेनिफिट्स मिलते हैं जिससे वो अपना एक बिजनेस शुरू कर सके। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम की अगर मैं बात करूं, अगेन यहाँ पे आपके डेट शीट बना लेना, जिसमें आपको लिखना है कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम कभी लॉन्च की गई थी, ऑन 16th of January 2016। ठीक है, 16th of January 2016 याद रहेगा बहुत इजीली, है ना। चलिए अगेन यहाँ पे ये हमारे जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी थी। मेन इसका रीजन क्या था कि एक, हम अपने कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको रिड्यूस कर सके। बिजनेस इज वन ऑफ द मेजर एरियाज है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, राइट। तो जितने नंबर ऑफ बिजनेसेस ज्यादा होंगे उतना ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ज्यादा होगा। तो एक, हम एम्प्लॉयमेंट अपने देश में इंक्रीज कर सके, साथ ही साथ इन बिजनेसेस के द्वारा वेल्थ क्रिएशन करके अपने कंट्री को ग्रो एंड डेवलप यहाँ पे कर सके। तो ये इसका मेन गोल यहाँ पे था, और इस स्कीम के तहत हम चाहते थे कि मेजर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे डिफरेंट एरियाज, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, यहाँ पे डेवलप हो इस स्कीम के तहत। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फाइनेंस सपोर्ट, गवर्नमेंट टेंडर्स, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी ऐसे सब इनिशिएटिव्स है जो स्कीम में लिए गए हैं, जो आपको इस चैप्टर में डिटेल में करना ही है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इनिशिएटिव की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में क्या क्या बेनिफिट्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करती है। सबसे पहला बेनिफिट है कि यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हर एक स्टार्टअप को यहाँ पे दिया जाता है, और फाइनेंशियल बेनिफिट अलग अलग तरीकों से यहाँ पे दिया जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हो, आपका प्रोडक्ट यूनिक है, इनोवेटिव है, तो प्रोडक्ट को कॉपी होने से प्रोटेक्ट करने के लिए
प्रोडक्ट का पेटेंट करवाना या डिजाइन का पेटेंट करवाना या फॉर्मूला का पेटेंट करवाना बहुत जरूरी है। पेटेंट क्या है? तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जहां पे कोई भी फॉर्मूला या कोई भी यूनिक डिजाइन जो फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, जो नया है, जो यूनिक है, जो इनोवेटिव है, इन चीजों का आप पेटेंट करवा के एक लीगल राइट लेते हो कि कोई और इसको कॉपी ना कर पाए। ये डिजाइन, ये फॉर्मुलेशन, ये प्रोडक्ट आपका आविष्कार है और आपका ही रहेगा और कोई भी और बिना आपके परमिशन के इसको कॉपी ना कर पाए, राइट? तो यहाँ पे पेटेंट करवाना बेटा बहुत मुश्किल पड़ जाता है। बेसिकली पेटेंट है ना, एक्सपेंसिव है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन आईपीआर माना जाता है अगर आप ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह से कंपेयर करोगे। तो पेटेंट फाइल करना एक तो डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क लगता है, उसमें उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है, पेटेंट फीस है, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो भी स्टार्टअप्स है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में पेटेंट बेस्ड होता है क्योंकि वो जनरली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे फोकस करते हैं, ऐसे केस में हम उनको एक मदद करेंगे, एक फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे जहां पे पेटेंट अगर उनको रजिस्टर करना है, राइट? तो इसके लिए जो भी कॉस्ट, पेटेंट कॉस्ट होगा जो जनरली बहुत ज्यादा है, उसमें गवर्नमेंट 80% तक का रिबेट देंगे। मतलब ऑलमोस्ट आपका जो पेटेंट कॉस्ट है, पेटेंट फाइलिंग का कॉस्ट है, उसका अप्रोक्स 80% गवर्नमेंट देगा, ठीक है? प्लस दूसरी चीज, पेटेंट रजिस्टर करने का जो प्रोसेस है वो भी उनके लिए फास्टर कर देंगे, जिससे वो पेटेंट बहुत इजीली, कम पैसे में और जल्द से जल्द उनको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स या अपने डिजाइन से, अपने फॉर्मुलेशंस के लिए पेटेंट मिल पाए। तो एक ही स्टार्टअप जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसका पेटेंट कराना मुश्किल हो जाता है, ये इनके लिए आसान किया। प्लस जो पेटेंट कॉस्ट है उसमें 80% तक का रिबेट यहाँ पे गवर्नमेंट देती है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? तो दैट इज द इनकम टैक्स बेनिफिट। अब इनकम टैक्स बेनिफिट बेसिक क्या होता है? देखिए बेटा, अगर एज अ स्टार्टअप आप कोई भी प्रॉफिट अर्न करते हो, आपकी जो भी इनकम है, इनकम के ऊपर एक परसेंटेज यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे जाता है। तो आपकी कंपनी के लिए वो कहीं ना कहीं कॉस्ट हो गया कि जितना कमाया उसमें से एक हिस्सा तो गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे चला गया। बट यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने एक एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स को यहाँ पे दिया है। स्टार्टअप्स को यहाँ पे कहा है कि अप टू 3 इयर्स, ठीक है, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए उनका जो इनकम टैक्स है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ईयर, मतलब जिस साल में बिजनेस इनकॉर्पोरेट होता है उस साल से लेके अप टू नेक्स्ट 3 इयर्स उनका जो टैक्स है वो एग्जेम्प्ट किया गया है। इसमें बस एक ही शर्त है कि आपको एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड से, ठीक है? और साथ ही साथ उनका जो कैपिटल गेन का टैक्स है ना, ठीक है, ये टैक्स भी एग्जेम्प्टेड है फॉर अप टू 3 इयर्स। मतलब इनकम टैक्स भी अप टू 3 इयर्स एग्जेम्प्टेड है, कैपिटल गेन टैक्स भी अप टू 3 इयर्स एग्जेम्प्टेड है। शर्त बस एक ही है कि आपको जो इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड है उनसे एक सर्टिफिकेट यहाँ पे लेने जाना पड़ता है। सर्टिफिकेट है आपके हाथ में तब जाके टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, राइट? नेक्स्ट क्या है? दैट इज द रजिस्ट्रेशन बेनिफिट, राइट? अब कोई भी बिजनेस अगर आप करोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना, उसका जो इनकॉर्पोरेशन कराना है वो आपको कराना बहुत ही जरूरी है। अब बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, बहुत लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व है। तो ये भी प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पे सॉल्व करी है, ठीक है? जो भी हमारे स्टार्टअप्स है वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं सो दैट उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस स्कीम के अंदर यहाँ पे हो सके। इसमें साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक सिंगल विंडो यहाँ पे डेवलप किया है, एक गवर्नमेंट का एप्लीकेशन भी है जिसमें एज लेस एज 1 से 2 दिन के अंदर आप अपने स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। साथ ही साथ गवर्नमेंट का एक यहाँ पे सिंगल विंडो स्कीम है जहाँ पे स्टार्टअप्स को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन में तो भी यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे सॉल्व किया जा सकता है। मतलब स्टार्टअप्स का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे स्पीड अप किया जा रहा है। एज लो एज बेटा 1 डे में भी आप स्टार्टअप्स को यहाँ पे आज की तारीख में रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? तो दैट इज द गवर्नमेंट टेंडर्स। गवर्नमेंट टेंडर्स क्या होते हैं पहले वो समझो। गवर्नमेंट जब भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स करता है, जैसे कहीं पे रोड बनाना है, रेलवे की लाइन डालनी है, ब्रिज बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन करना है, या गवर्नमेंट का कोई स्कीम है, कोई प्रोग्राम है, उसके लिए कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना है,
तो ऐसे केस में गवर्नमेंट जब भी टेंडर्स फ्लोट करता है, यहाँ पे कंपनीज को इनवाइट करता है इस काम के लिए, कंपनी से कोटेशन वेलकम करता है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट प्रायोरिटी देता है कि वो स्टार्टअप्स को ये टेंडर यहाँ पे दे। तो अगर यहाँ पे जो भी टेंडर्स आते हैं उसमें अगर कोई स्टार्टअप्स है तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, और उनके लिए कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस होना भी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट टेंडर्स में भी स्टार्टअप्स को पहले यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है, सो दैट ये स्टार्टअप्स को एडिशनल सपोर्ट, वर्क सपोर्ट भी यहाँ पे मिले, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। देखो बेटा, बिजनेस बनाने का एक बड़ा हिस्सा है लोगों के साथ नेटवर्किंग करना, कनेक्ट करना। लोगों के साथ नेटवर्किंग करके, कनेक्ट करके, आप उनके साथ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर सकते हो, कनेक्शंस डेवलप कर सकते हो, इन्वेस्टर्स मीट कर सकते हो एंड सो ऑन। नेटवर्किंग करना एक स्टार्टअप के लिए इतना आसान नहीं है। वो बिजनेस सर्कल में जाना, वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाना, न जाने कितने लोग हैं जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे केस में नेटवर्किंग स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पे बहुत आसान किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज है। जैसे गवर्नमेंट साल में खुद 2 स्टार्टअप फेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करती है, 2 फेस्ट एनुअली। ठीक है, तो यहाँ पे इस फेस्ट में जो भी डिफरेंट स्टार्टअप्स है एट डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल, उन सभी स्टार्टअप्स एंड उनके ओनर्स को यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। इन फेस्ट में आपका एक बहुत अच्छा मौका होता है टू इंटरैक्ट विद डिफरेंट स्टार्टअप्स एंड देयर एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। साथ ही साथ गवर्नमेंट यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, जो ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज करना है, कैसे उसका बेनिफिट यहाँ पे आपको लेना है, इसके लिए डिफरेंट वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस भी कंडक्ट करती है, जो स्टार्टअप्स के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज द स्टार्टअप इंडिया हब। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टार्टअप को लेके जो कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले है द स्टार्टअप इंडिया हब। जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द मेजर एरिया स्टार्टअप्स के लिए या न्यू बिजनेस के लिए होता है नेटवर्किंग करना, दूसरों के साथ कनेक्ट करना, दूसरों के साथ यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप्स यहाँ पे डेवलप करना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्टअप इंडिया हब, जहां पे आप एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बना रहे हो, जो भी स्टार्टअप के सारे स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो स्टार्टअप से या स्टार्टअप इकोसिस्टम से यहाँ पे जुड़े हैं, वो इस हब में मतलब एक ग्रुप के तौर पे यहाँ पे इंटरैक्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज कर सकते हैं, एंड जो हाईली सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स है वो यहाँ पे हो सकती है। तो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करना, नेटवर्किंग करना, कनेक्ट करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, ये चीजें यहाँ पे होती है। बेसिकली हम चाहते हैं कि सारे जो यहाँ पे स्टार्टअप्स है, उनके ओनर्स है, एक साथ आए, डिस्कशंस करें और यहाँ पे न्यू बिजनेस आइडियाज, न्यू बिजनेस नॉलेज, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे ग्रो हो, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इन्वेस्टर्स एडिंग वैल्यू टू द स्टार्टअप्स। देखिए बेटा, बहुत सारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो आज के तारीख में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ पे क्या होते हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ पे बेसिकली प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, या आम भाषा में आप समझ सकते हो ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टअप्स में इक्विटी के तौर पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके स्टार्टअप्स जिनमें ग्रोइंग पोटेंशियल है, जो आगे जाके एक बड़ा बिजनेस बन सकती है, ऐसे स्टार्टअप्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने तैयार होता है। ठीक है, तो बेटा ऐसे बहुत सारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट है आज यहाँ पे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ना ही फंडिंग के तौर पे बट और डिफरेंट तरीके, जैसे अपने कनेक्शंस है, अपने रिसोर्सेज है, स्टार्टअप्स को रिसोर्सेज अरेंज करना, स्टार्टअप्स के लिए प्लानिंग स्ट्रेटेजीज डिजाइन करना, एक चेन डिजाइन करना, इसके तौर पे यहाँ पे मदद करता है। हम सब आज इंडिया में शार्क टैंक तो देख ही रहे, तो शार्क टैंक में यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, दे आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट है जो इन स्टार्टअप्स में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो यहाँ पे सिर्फ पैसे के तौर पे नहीं, बट कंपनी का जो बोर्ड एंड लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं उनको मदद करता है इन अदर थिंग्स एज वेल। जैसे आपको बिजनेस का विजन क्या रखना है, डायरेक्शन क्या रखना है, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, किस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं, कैसे आपको अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजीज बनानी है एंड सो ऑन, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द रेजिंग ऑफ फंड्स। देखो बेटा, कुछ भी कह लो, फाइनेंस एंड फंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो बिजनेस के लिए जरूरी होता है।
एंड रिसोर्स जो स्टार्टअप्स को मिलने में सबसे बड़ी दिक्कत भी होती है। तो यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलरली फंड्स की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टअप्स फंड्स रेज कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। तो डिफरेंट राउंडिंग होती है फंड्स की, पहले 10 करोड़ रेज किया, फिर 50 रेज किया, फिर 100 रेज किया। जैसे जैसे बिजनेस को ग्रो करते जाते हो ना, वैसे वैसे आप अपने बिजनेस में एडिशनल फंडिंग्स यहाँ पे ले सकते हो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्या है, दैट इज रिक्रूटिंग टैलेंट। अगेन बिजनेस को ग्रो करना है तो बिजनेस की एम्प्लॉयज कंपीटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस जो स्टार्टअप्स फेस करते हैं वो है रिक्रूटिंग टैलेंट। एक इतना बड़ा नेटवर्किंग या इतना ज्यादा रिसोर्स नहीं होता है कि आप टैलेंट हंट कर सको, ऐसे लोगों को ढूंढ सको। दूसरा, उनको पे करने में भी यहाँ पे दिक्कतें सकती है। बट ये दिक्कत यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपके जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, जो आपके ह्यूज इन्वेस्टर्स है, वो आपको यहाँ पे मदद करता है। उनकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सटेंसिव नेटवर्क है, देखो बेटा वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली खुद अपने आप में बड़े सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं जो खुद अपने आप का एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कर चुके हैं। तो वो अपने नेटवर्क के माध्यम से, उसके हेल्प से यहाँ पे ये जो टैलेंट गैप है ना, कि स्टार्टअप्स में ये टैलेंटेड एम्प्लॉयज या कंपीटेंट एम्प्लॉयज की कमी है, वो ब्रिज करने में मदद करता है। तो कैसे टैलेंटेड एम्प्लॉयज को लेकर आना है, कहां से टैलेंटेड एम्प्लॉयज को लेकर आना है, ये चीज यहाँ पे आपकी सॉल्व की जाती है बाय वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो अगेन इसमें आपके जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो मदद करते हैं कि प्रोडक्ट्स को किस तरीके से मार्केटिंग करके उसके सेल्स को यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है। तो मार्केटिंग प्लान्स बनाना, स्ट्रेटेजीज बनाना, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे एंड सो ऑन। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी M&A एक्टिविटी। M&A का मतलब यहाँ पे होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अगर मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बात करूं तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे आप अपने बिजनेस को यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो स्टार्टअप्स ओनर होते हैं, हमेशा उनकी एक तलाश जारी होती है कि कहां पे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करके यहाँ पे अपनी कंपनी की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज कर सके, जो पोटेंशियल ऑफ द कंपनी है वो यहाँ पे इंक्रीज कर सके, जो वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी है वो यहाँ पे इंक्रीज कर सके। और जहां पे भी उनको लगता है ये पॉसिबल है, वहां पे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कर कर वो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन, ग्रोथ यहाँ पे इंक्रीज करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो बेटा जब आप एक स्टार्टअप की शुरुआत करते हो तब आप बहुत छोटे लेवल पे यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, बट अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स मिल गई, फंडिंग मिल गई, एक वेंचर कैपिटलिस्ट जो एक्सपीरियंस है, जिसकी हाई नेटवर्किंग है, उसने आपके बिजनेस में एंटर किया, तो धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर हो सकता है कि आपका बिजनेस यहाँ पे ग्रो हो रहा है। एंड जब आपका बिजनेस ग्रो हो रहा होता है तब कुछ कुछ पीरियड के बाद, ठीक है, ग्रोथ स्टेजेस पे बिजनेस का जो प्रोसेस है, जो प्लान है, जो वे ऑफ वर्क है, जो पॉलिसीज है, उनको चेंज करने की जरूरत पड़ते रहती है। पहले बिजनेस में 5 लोग काम कर रहे थे, अब 500 लोग काम कर रहे हैं, तो काम करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस स्ट्रीमलाइनिंग है, जो कम्युनिकेशन मेथड है, उसको यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, नए तरीके से यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग में भी जो वेंचर कैपिटलिस्ट है आपकी काफी ज्यादा यहाँ पे मदद करता है। न्यू प्रोसेसेस कैसे डेवलप करेंगे, कैसे हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, कैसे हम स्केल अप करेंगे, कैसे हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन है, उसको यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स। ठीक है, देखो बेटा आज के तारीख में ना बहुत ऐसे लोग हैं जिनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका है स्टार्टअप्स में, स्पेशली ऐसे स्टार्टअप्स जिनमें ग्रोइंग पोटेंशियल है, जहां पे उनको लगता है कि 10-15 साल में ये स्टार्टअप बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स आजकल ऐसे स्टार्टअप्स की तलाश में रहते हैं, इन स्टार्टअप्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, और ना ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं बट इन स्टार्टअप्स को अपने नेटवर्किंग, अपने कनेक्शन से कहीं ना कहीं ग्रो होने में मदद भी करता है। तो आजकल अगर आपका एक अच्छा स्टार्टअप है, यू हैव अ गुड बिजनेस आइडिया, अ गुड बिजनेस प्रपोजल, अ गुड बिजनेस स्टार्टअप, तो ऐसे केस में इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करना थोड़ा सा ईजी हो चुका है, जहां पे क्योंकि लोग खुद इंटरेस्टेड है ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज फॉरेन कंपनी रजिस्टरिंग इन अंडर स्टार्टअप इंडिया हब।
ठीक है। अगर मैं स्टार्टअप इंडिया हब की बात करूं तो यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया हब में अगर कोई फॉरेन स्टार्टअप भी रजिस्टर करना चाहता है तो शर्त एक ही है कि यहाँ पे उनका एटलीस्ट एक रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल ये जो स्टार्टअप इंडिया हब है सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टार्टअप्स या जिनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है उन्हीं के लिए यहाँ पे ओपन है। तो अगर एक फॉरेन स्टार्टअप है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है वो स्टार्टअप इंडिया हब में रजिस्टर कर सकता है, बट अगर उनका एक भी रजिस्टर्ड ऑफिस भी इंडिया में नहीं है दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया हब। याद रखना, ऐसा नहीं है कि फॉरेन स्टार्टअप जो है वो इंडिया के स्टार्टअप्स में या इंडियन स्टार्टअप हब का हिस्सा नहीं बन सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस है तो बन सकता है। ठीक है, चलिए अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे यहाँ पे शुरू किया जा सकता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पब्लिक लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप्स है, जनरली इनको यहाँ पे स्टार्टअप के तौर पे नहीं शुरू किया जा सकता है। ठीक है, इनको स्टार्टअप्स के स्कीम के अंडर, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो आपकी नेक्स्ट स्कीम यहाँ पे आ चुकी है आफ्टर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम, दैट इज द स्किल इंडिया। देखो बेटा, स्टार्टअप है या स्टैंडअप है वो यहाँ पे बिजनेसेस को प्रमोट कर रहा है, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहा है, जहां पे चाहे फंडिंग देकर हो, चाहे डिफरेंट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे बिजनेस सपोर्ट हो, ये देकर हम कोशिश कर रहे हैं कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो है इंडिया में ग्रो हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो अनडाउटेडली सभी को पता है कि बिजनेस करना है या आपको अगर एक अच्छी यहाँ पे कंपनी में पोजीशन चाहिए तो आप में वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होना, वो बिजनेस डेवलप करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी ज्यादा हमारे कंट्री में आज भी लोग लैक करते हैं। और यही स्किल एनहांसमेंट के लिए, यही स्किल इनकल्केशन के लिए कि लोगों में ये स्किल्स हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने करियर को सेटअप कर सके, उसके लिए ये स्किल इंडिया स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया था। राइट, गवर्नमेंट ने यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सेटअप किया था, ठीक है, जिसका मेन एम यही था कि कहीं ना कहीं आपको स्किल एनहांसमेंट यहाँ पे करना है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले ये नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे ये कंपनी का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेटअप कब किया गया था, इन जुलाई 31, 2008। अगेन इसको अपनी डेट शीट में यहाँ पे आपको एंटर करना है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे जुलाई 31, 2008 में सेटअप किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन नंबर 25। ठीक है, यहाँ पे इसका मेन एम क्या था, तो ये जो सेटअप है वो किया था द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। ठीक है, मेन एम क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत जो भी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो उन्होंने मिनिस्ट्री सेटअप की है वो और प्राइवेट सेक्टर मिलकर स्किल एनहांसमेंट इन इंडिया कर सके। देखिए बेटा, ये पीपीपी मॉडल है, दैट इज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसको MSDE कहते हैं, उनका 49% का शेयर होल्डिंग है और बाकी का बच्चा जो 51% शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, एंड दैट इज व्हाट इट इज PPP। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, तो इसको किसने मिलकर सेटअप किया है, नोट डाउन करना है। यहाँ पे 49% इसमें जो स्टेक है या शेयर होल्डिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हाथ में है, एंड बाकी का 51% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में यहाँ पे है। इट इज अ PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। कब सेटअप किया गया था, इन जुलाई 31 जुलाई 2008 अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, सेक्शन कौन सा लगेगा, 25। ओके, चलिए आगे जाते हैं बेटा। यहाँ पे अगर हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें, जैसे मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, उनका यहाँ पे मेन एम क्या है, तो उनका मेन एम यहाँ पे था कि लार्ज क्वालिटी एंड फॉर प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे सेटअप करे। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट। फर्दर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फंडिंग टू बिल्ड स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल वोकेशनल ट्रेनिंग
इनिशिएटिव्स। यहाँ पे बेसिकली वो ऐसे ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करने की कोशिश कर रहा है ऑल ओवर इंडिया, जहां पे लोगों को स्किल ट्रेनिंग इम्पार्ट की जा सके। बेसिकली ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करके हम लोगों को स्किल्स देने की या उनमें वो स्किल्स डेवलप करने की, स्किल्स एनहांस करने की कोशिश कर रहा है, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो, जो आगे जाके उनके करियर डेवलपमेंट में काम आए। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा मेन फोकस है उनका यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, जिसके लिए यहाँ पे डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स को सेटअप किया जा रहा है। उनको यहाँ पे एनएसडीसी के द्वारा यहाँ पे डिफरेंट फंडिंग अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, जिससे ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे बनकर जो कहीं ना कहीं जो स्किल एनहांसमेंट है वो यहाँ पे कर सके। ठीक है, हमारे मेन 21 सेक्टर्स है जिसके ऊपर हमारा यहाँ पे फोकस है, जहां पे हम चाहते हैं कि ये सेक्टर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट लेकर डिफरेंट सेंटर्स डेवलप करके यहाँ पे आगे ग्रो कर सके। अब इसमें भी डिफरेंट यहाँ पे सब स्कीम्स है जो आपको यहाँ पे समझना है। सबसे पहला स्कीम इस इनिशिएटिव में है, दैट इज द प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। इस स्कीम के तहत वोकेशनल ट्रेनिंग जो है यहाँ पे लोगों को दी जाती है। बेटा यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग में बेसिकली आपको यहाँ पे जो मेन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है ना, उसके ऊपर यहाँ पे बेटा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आपको ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाए जहां पे जो डिफरेंट स्किल्स, जैसे कल उठ के आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज होगी या आप इसको अपने बिजनेसेस में इस्तेमाल कर सकोगे, ऐसे स्किल्स को आपको यहाँ पे सिखाया जाए। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री में स्किल डेवलपमेंट हो, ठीक है, स्किल कैपिटल हो, स्किल्ड एम्प्लॉयज यहाँ पे अवेलेबल हो, लोगों में यहाँ पे स्किल्स डेवलप हो। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिनका 49% स्टेक है इन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनका मेन एम है कि विजिबल एंड एस्पिरेशनल मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे सेटअप करना। जैसे मैंने कहा कि स्किल सेंटर्स को सेटअप करना इनका मेन फोकस है, डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया सेटअप करना इनका यहाँ पे मेन फोकस है। राइट, नेक्स्ट चीज क्या है, तो यहाँ पे मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स जो सेटअप करना है उनका मेन फोकस यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बेटा मेन फोकस है कि एक बेंचमार्क इंस्टीट्यूट हम बनाना चाह रहे हैं, जहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है, जो आपको एक कंपीटेंट एम्प्लॉय या एंटरप्रेन्योर बनाती है, वो स्किल्स आपको यहाँ पे एनहांस करना है, वो स्किल्स देने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्या है, तो फोकस ऑन एलिमेंट्स जैसे क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड कनेक्शन विद स्टेक होल्डर्स है। मेनली कौन सी स्किल्स के ऊपर फोकस करना है जो बिजनेसेस में इस्तेमाल की जाती है। तो कैसे आपको क्वालिटी है, प्रोसेसिंग है, जो डिफरेंट नेटवर्किंग है, दूसरों से बात कैसे करना है, कनेक्शंस कैसे डेवलप करना है, ऐसे स्किल्स को यहाँ पे डेवलप करने में मेन फोकस होता है। ठीक है, तो ये एक मैंडेट ड्रिवन फूड लॉस मॉडल है। बेसिकली हम एक सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशनल मॉडल सेटअप करना चाहते हैं, जहां पे हम चाहते हैं कि स्टार्टअप सिर्फ शुरू ना हो, आगे चले भी। ठीक है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ हम डेवलप यहाँ पे बिजनेसेस में करना चाहते हैं। ठीक है, एनएसडीसी की फंडिंग सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोन फंडिंग पर सेंटर अप टू 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एनएसडीसी से मिल सकता है। मतलब आप भी अगर इस प्रोग्राम के तहत एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे सेटअप करते हो, तो ये सेंटर सेटअप करने का जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 75% तक का जो लोन है आपको एनएसडीसी से यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, जिसमें आप आपका जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिक्स एसेट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप परचेस कर सकते हो, उसके अलावा बाकी एसोसिएटेड आइटम्स परचेस कर सकते हो, सिविल वर्क यहाँ पे करा सकते हो, जैसे आपका स्ट्रक्चर्स डेवलप करना है, ठीक है, जैसे आपकी मशीनरीज वगैरह डेवलप करनी है एंड सो ऑन। राइट, नेक्स्ट क्या है, तो वो है आपका ऑपरेशन सपोर्ट। चलो ठीक है, मुझे यहाँ पे फंडिंग सपोर्ट तो मिल गया, पैसा तो मिल गया, ट्रेनिंग तो सेंटर तो मैंने यहाँ पे बना दिया, अभी ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए भी सपोर्ट यहाँ पे एनएसडीसी के तौर पे यहाँ पे दिया जाता है। क्या ऑपरेशनल सपोर्ट आपको दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो भी इस सक्सेसर स्कीम के सक्सेसर्स है, मतलब बेसिकली स्कीम जो भी यहाँ पे कंटिन्यू करते आ रहे हैं, वो यहाँ पे 3 years की मैंडेट ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसमें मिनिमम 3 years की मैंडेटरी ट्रेनिंग यहाँ पे है, एज पर द कॉमन नॉर्म्स सब्जेक्ट टू कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द सेंटर। मतलब यहाँ पे
सेंटर की कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग वहां पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये भी देखा जाता है। बट मैंडेटरी अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो डेडिकेटेड ट्रेनिंग नंबर्स जो है यहाँ पे अंडर द स्कीम दिया जाता है, मतलब एक डेडिकेटेड बिजनेस आपको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग। अब यहाँ पे भाई कंट्री की एबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उनके यूथ पॉपुलेशन के लिए है। देखो बेटा, यूथ पॉपुलेशन एक कंट्री का एसेट माना जाता है, क्योंकि यही लोग होते हैं जो कंट्री में यहाँ पे ग्रोथ डेवलपमेंट लाने की क्षमता रखते हैं। तो इंडिया में भी ये एक वन ऑफ द एसेट्स है। इंडिया का यूथ पॉपुलेशन अगर हम देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है, और इसीलिए इंडिया में ये यूथ पॉपुलेशन को प्रॉपरली यहाँ पे यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टू मेजर कंट्रीज जो है दैट इज चाइना एंड इंडोनेशिया से भी कंपेयर करें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ पॉपुलेशन है आज भी उसका जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। तो इंडिया इज वन ऑफ द एशियन कंट्रीज विद द हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन। तो जाहिर सी बात है ये यूथ पॉपुलेशन हमारा भी तो एसेट है ना, तो यूथ पॉपुलेशन को एक एसेट बनाना अकॉर्डिंगली अपने कंट्री में यहाँ पे यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो अगेन यहाँ पे कभी बनाई गई थी, डेट शीट में आपको नोटिस करना है या लिखना है, दैट इज 2015, ठीक है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 में अगेन जिसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था, उसका मेन एम यहाँ पे क्या था, जो भी डिफरेंट स्किलिंग एक्टिविटीज हमारे कंट्री में चल रही है उसके लिए ये एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है। मतलब जितनी भी स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी चल रही है सारी पॉलिसीज इसके अंदर यहाँ पे आ जाए, सारी की सारी जो स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज यहाँ पे है, ठीक है। तो जो स्किलिंग विद डिमांड सेंटर्स है वो भी इसके अंडर यहाँ पे आ जाए। उसके अलावा जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये स्किल ट्रेनिंग सेंटर से या ये जो स्किल्स एनहांस कर रही है उससे जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो भी यहाँ पे हम डिजाइन करें कि भाई हम इससे यहाँ पे क्या अचीव करना चाहते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स कैसे होंगे, क्या क्या स्किल्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, उससे हमें क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, किन स्किल्स से यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, एक पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर सके। मेनली ये पॉलिसी का यहाँ पे एम था कि हम ऐसे स्किल्स को आइडेंटिफाई करें जो एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन इंक्रीज कर सके एंड उस स्किल्स के ऊपर फोकस करके देन यहाँ पे डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स, डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स सेटअप करें, ठीक है। इस स्कीम में सबसे पहले अगर मैं विजन की बात करूं, ठीक है, तो विजन क्या है बेटा, तो विजन बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे हम चाहते हैं एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें जहां पे लोगों को स्किल्स देकर एक तरीके से लार्ज स्केल स्पीड के साथ ये जो प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है ये यहाँ पे कर सके। बेसिकली स्किल्स एनहांसमेंट करके लोगों को एनकरेज कर सके कि वो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें यहाँ पे कदम रखे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए, बिजनेसेस सेटअप करे और हमारे देश को यहाँ पे आगे लेके जाए, एक सस्टेनेबल इंडिया के ऊपर फोकस करना, ठीक है। देखिए बेटा स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको जैसे कह रही हूँ स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया स्कीम में आप बिजनेस को स्टार्ट कर पा रहे हो, उसमें फंडिंग ले पा रहे हो, बट बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, ग्रो करने के लिए, स्केलेबल करने के लिए स्किल्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही स्किल्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि ये जो स्किल्स है जिससे एक व्यक्ति एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, इनोवेशंस प्रमोट कर सकता है, उसको यहाँ पे दिया जाए, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो अगर इसके मिशन की बात करें तो द मिशन इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में जो स्किल है वो यहाँ पे क्रिएट हो सके और ये स्किल्स ऐसी हो जो लोगों की कंपिटेंसीज बढ़ाए, लोगों का जो यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है, मतलब जो ऐसे सेक्टर्स है, जो ऐसे एरियाज है जहाँ पे ऐसे स्किल्ड एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को हम यहाँ पे पूरा कर सके। और ये जो स्किल्स है ना ही इंडिया के स्टैंडर्ड्स बल्कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, जहां पे हम दूसरे देशों के सामने भी compete कर सके, राइट। नेक्स्ट क्या है, कैटलाइज एन इकोसिस्टम वेयरइन प्रोडक्टिव एंड इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जर्मिनेट्स। मतलब बेसिकली हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां पे जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर हो वो प्रमोट हो, जहां पे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हर दिन, हर महीने, हर साल बने
जो हमारे देश को आगे लेकर जा सके, जिनमें वो एंटरप्रेन्योर बनने का जज्बा हो, जिनमें वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की कॉम्पिटेंसीज हो, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यहाँ पे बन पाए। तो वो कल्चर हम लोगों में प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों को एनकरेज करना चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर बने, राइट। नेक्स्ट क्या है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी, जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है 2015 की। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो भी सामने वाला व्यक्ति है, जो भी एंटरप्रेन्योर है, उसको यहाँ पे बेसिकली रियलाइज कराना उनकी पूरी पोटेंशियल, मतलब कहीं ना कहीं उनको न्यू चीजें सिखाना, सो दैट वो यहाँ पे अपनी पोटेंशियल पहचान सके, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल में यहाँ पे काम कर सके, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे बेनिफिट कर सके और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। मतलब मेन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है उनको इन तरीके से स्किल एनहांसमेंट करे कि वो बेटर बन पाए और अच्छा बन पाए और आगे बढ़ पाए और अपने बिजनेस को और आगे लेकर जा पाए। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेक क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग एस्पिरेशनल फॉर बोथ यूथ एंड एम्प्लॉयर्स। यहाँ पे हम कैसे ये चीजें अचीव करेंगे, कैसे स्किल एनहांसमेंट करेंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किए हैं जो दोनों यूथ एंड जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है दोनों के लिए यहाँ पे ओपन है, जहां पे हम प्रोडक्टिविटी लिंक्ड टू स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वहां पे उनके ऊपर फोकस करते हैं बाय गिविंग देम मोर ऑफ फोकस एंड मोर ऑफ स्किल एनहांसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को एक चॉइस देना चाह रहे हैं जहाँ पे वो खुद से आके अपने स्किल एनहांसमेंट के ऊपर फोकस करें, इन ट्रेनिंग सेंटर्स को ज्वाइन करें, अपने स्किल्स को यहाँ पे एनहांस करके अपने बिजनेसेस में, अपने करियर में यूज करें। ठीक है, दूसरा, इंश्योर करना कि बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पाथवेज टू स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर फ्यूचर growth by providing seamless integration of skill training with formal education। आगे जाके हम आगे बढ़ सके, फ्यूचर की भी जो नीड है, जो स्किल्स है, वो हम आज से सीख सके, इसके लिए ये ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किए गए हैं। यहाँ पे स्किल के साथ साथ जो फॉर्मल एजुकेशन है दोनों के ऊपर फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ाई छोड़ दो, डिग्री छोड़ दो और बस स्किल्स के ऊपर फोकस करो, नहीं, दोनों के ऊपर साथ साथ फोकस करना है। देखिए बेटा, एजुकेशन जनरली नॉलेज के ऊपर फोकस करता है, स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्किल्स के ऊपर फोकस करता है। तो हम चाहते हैं दोनों चीजों को हम साइमल्टेनियसली सीखकर नॉलेज भी गेन करें, स्किल्स को भी सीखें और यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे इंक्रीज करें, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज focused on an outcome-based approach towards quality skilling that on one hand results in increased employability। Basically skills इस तरीके से हो कि लोगों की employability and productivity यहाँ पे increase हो सारे के सारे sectors में। देखो बेटा, वापस रिपीटेटिवली एक ही चीज यहाँ पे बताई जा रही है अलग अलग तरीकों से। हम चाहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे स्किल्स दे, हम चाहते हैं कि हम लोगों को इस तरीके से ट्रेन करें कि वो अपने आप में बेहतर बन पाए, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाए, वो एज अ पर्सन बेटर बन पाए, वो एज अ पर्सन बिजनेस में बेटर डिसीजंस ले पाए, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो, चीजों को मैनेज कर सके, प्लान कर सके, स्ट्रेटेजाइज कर सके, नेटवर्किंग कर सके, और चाहे वो कल उठ के एम्प्लॉयमेंट चूज करे या एंटरप्रेन्योरशिप चूज करे, वो आगे बढ़ सके, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो इंक्रीज द कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर and trainers to ensure equitable and easy access to every citizen। बेसिकली नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स को बढ़ाना, साथ ही साथ ये ट्रेनिंग सेंटर्स में जो भी इक्विपमेंट्स, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना, सो दैट ट्रेनिंग में और उसके क्वालिटी में कोई भी कमी ना रह जाए और ये ट्रेनिंग सेंटर सबके लिए एक्सेसिबल हो। Addressing human resource needs by aligning supply of skilled workforce with sectoral requirements। आज के अगर मेजॉरिटी सेक्टर्स की बात करें तो आज के सेक्टर्स में स्किल्ड एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये लोगों में हम स्किल्स एनहांस करके सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं बाय गिविंग देम स्किल्ड एम्प्लॉयज। Establish an IT-based information system for aggregating demand and supply of skilled workers। बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां पे हम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कर्स को मैच कर सके, क्या डिमांड है वो समझ सके, अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्किल्स को डिजाइन कर सके और सप्लाई को पूरा कर सके।
नेक्स्ट है प्रमोट नेशनल स्टैंडर्ड्स इन स्किलिंग स्पेस थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स इन सेटिंग ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स। इसीलिए भाई हमने 51% जो स्टेक है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को दिया था। देखिए बेटा, जो एम्प्लॉयर्स है वो बता सकते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेड स्किल्स इन एम्प्लॉयज क्या है, आज की तारीख में कौन सी स्किल्स है जो वो अपने एम्प्लॉयज में तलाश रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज में यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्किल्स के ऊपर मेनली फोकस करके ये स्किल्स यहाँ पे लोगों में डालना या लोगों को सिखाना, सो दैट कल उठ के इन स्किल्स के माध्यम से उनको नौकरी आसानी से मिल जाए, एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो जाए और उनको यहाँ पे अच्छी सैलरीज पे जॉब मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज ऑपरेशनलाइज अ वेल डिफाइंड क्वालिटी अश्योरेंस फ्रेमवर्क अलाइड विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। जैसे मैंने कहा कि ना ही नेशनल स्टैंडर्ड्स बल्कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी हमें मैच करना है। ग्लोबल लेवल पे भी जो यहाँ पे स्किल्स लोगों में एनहांस की जाती है या जो लोगों में स्किल्स पाई जाती है, वो स्किल्स भी हमें अपने लोगों में यहाँ पे इनकलकेट करनी है। Leverage modern technology to ensure scale, access and outreach in addition to ease of delivering content and monitoring results. Basically हम किस तरीके से skills enhance कर रहे हैं, क्या चीजें सिखा रहे हैं, लोग कितना उसको सीख पा रहे हैं, कितने अच्छे से सीख पा रहे हैं, ये चीजों को भी यहाँ पे देखना, राइट। नेक्स्ट क्या है, रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इस काम करते करते यहाँ पे सीखना, तो इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर दैट द स्किलिंग नीड्स ऑफ द सोशली एंड जोग्राफिकली डिसएडवांटेज्ड एरिया एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ऐसे एरिया जहाँ पे ऐसे कोई भी स्किल्स या स्किलिंग सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, उनको पहले आइडेंटिफाई करके वहां पे और ऐसे लोग जिनको इसका एक्सेस नहीं है उन तक भी पहुंचना। हम नहीं चाहते हैं कि इंडिया के कोई भी लोग, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी एरिया यहाँ पे रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज प्रमोट इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन वर्कफोर्स एज वेल। ठीक है, अगेन विमेन वर्कफोर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करना, बेसिकली द एंटायर यूथ पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। हर एक पार्ट, हर एक एरिया ऑफ द कंट्री यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत इंक्लूड होना चाहिए और उनको ये स्किल्स का, इसके ट्रेनिंग का यहाँ पे बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट। साथ ही साथ प्रमोट कमिटमेंट एंड ओनरशिप ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर्स, मतलब जो भी यहाँ पे इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है सभी का एक कमिटमेंट होना चाहिए, सभी को ये काम के ऊपर फोकस करके स्किल इंडिया के ऊपर यहाँ पे फोकस रखना चाहिए, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेमवर्क यहाँ पे क्या है, एक, हम स्किल्स एनहांस करके एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को यहाँ पे इंडिया में इंक्रीज कर सके, साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छा उनको करियर ऑप्शन दे सके, उनको यहाँ पे एनकरेज कर सके कि एंटरप्रेन्योरशिप भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है जिसमें आपको जाना चाहिए। आज भी बहुत लोग यहाँ पे इसको रिस्क समझ के सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, ये सोच के आज भी बिजनेस स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर नहीं करते। तो इनको एक एनकरेजमेंट देना कि वो इसको कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस देना कि उनको ये करना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट टू द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स बाय मेंटरशिप एंड नेटवर्क्स, मतलब बेसिकली जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करना चाहते हैं उनको एक सपोर्ट देना, उनको गाइड करना, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना, उनके नेटवर्किंग में उनकी मदद करना एंड सो ऑन। नेक्स्ट है इंटीग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन इन द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सब्जेक्ट्स आज फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आ चुके हैं, जिससे एक व्यक्ति यंग एज में ही एंटरप्रेन्योरशिप और उसकी जानकारी यहाँ पे ले सकता है। नेक्स्ट है फोस्टर इनोवेशन ड्रिवन एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। बेसिकली जो बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनके ऊपर भी यहाँ पे फोकस करना और उनको भी ये एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर में लेकर आना। नेक्स्ट है इंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय रिड्यूसिंग एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स। स्टार्टअप्स के लिए जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये सिंपल करना, बिजनेस सेटअप करना आसान बनाना, अगर नहीं चलता है तो बंद करना भी आसान बनाना। हाँ, फॉर्मेलिटीज पेपर वर्क होगा बट इतना डिफिकल्ट मत करो कि लोग उसको कर ना पाए। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। दैट इज फैसिलिटेट एक्सेस टू फाइनेंस थ्रू क्रेडिट एंड मार्केट लिंकेजेस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी स्कीम्स के दौरान बता चुकी हूँ। यहाँ पे अगर बिजनेसेस करना है तो जाहिर सी बात है फंड्स इंपॉर्टेंट है, तो फंड्स एक्सेस इजी करना, इजीली बिजनेसेस को फंड्स मिल पाए और बिजनेसेस शुरू हो सके। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग विमेन, अगेन स्टैंड अप इंडिया स्कीम में आप देख चुके हो। नेक्स्ट इज ब्रॉडन द बेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई बाय मीटिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ बोथ सोशली एंड ज्योग्राफिकली डिसएडवांटेजेस एरिया। ये भी आप यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया में देख चुके हो।
राइट। तो हम चाहते हैं कि इंडिया में हर एक जगह, हर एक कोने में, हर एक डिफरेंट एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर यहाँ पे ग्रो करे और हम एक स्किल इंडिया यहाँ पे डेवलप कर सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है, देखिए बेटा, यहां पे मैं प्री डिपार्चर या पीडीओटी की अगर बात करूं, दैट इज प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, तो इसका मेन एम क्या है? तो यहाँ पे जो भी आपके माइग्रेंट वर्कर्स है, ठीक है, जो यहाँ पे काम करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, उसको कहते हैं माइग्रेंट वर्कर्स, राइट। तो जो भी आपके माइग्रेंट वर्कर्स है, उनको यहाँ पे जो लैंग्वेज है, कल्चर है, डूज एंड डोंट्स इन द डेस्टिनेशन कंट्री, इसको लेकर ट्रेनिंग देना। बेसिकली जब आप दूसरे देशों में काम करने जा रहे हो तो वहां के देश के जो कायदे हैं, कानून है, लैंग्वेजेस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वहां का जो कल्चर है, वहां के जो वैल्यूज है, वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो उन चीजों को लेकर आपको ट्रेनिंग देना कि आप दूसरे कंट्रीज में इजीली यहाँ पे सेटल अप हो सको। तो पीडीओटी जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पे सेटअप किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो चाहता है कि ऐसे लोग जो दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, उनको वहां के कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, डूज एंड डोंट्स, इन चीजों की पहले से ट्रेनिंग दी जाए सो दैट वो कंट्रीज में वो आसानी से सेटल हो सके। ठीक है, अब इसमें दो वेरिएंट्स है। एक तो लॉन्गर वेरिएंट ऑफ ट्रेनिंग, मतलब बड़े समय का ट्रेनिंग, जिसमें टोटल 160 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग दिया जाता है। दूसरा है जिसको शॉर्टर वेरिएंट कहा जाता है, जो कि सिर्फ एक 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसके लिए आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। मतलब दो ऑप्शन है, बड़ा वाला ट्रेनिंग, छोटा वाला ट्रेनिंग। ठीक है, बड़ा वाला ट्रेनिंग 160 आवर्स का रहता है, छोटा वाला ट्रेनिंग सिर्फ एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे होता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम करके है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पे सेटअप करता है, वो लोग यहाँ पे पीडीओटी ट्रेनिंग बेसिकली देते हैं। अभी फिलहाल 52 ऐसे ट्रेनर्स इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, फॉर IISc एंड NSDC ट्रेनिंग पार्टनर्स, जहाँ पे पीडीओटी ट्रेनिंग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो जो भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, उनके साथ टाई अप करके हम पीडीओटी ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको पर्टिकुलर कंट्री में जहाँ पे वो काम करने जाने वाले हैं, उसको लेकर यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट है आपका टेक्निकल इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, टेक्निकल इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बेसिकली यहाँ पे हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं सो दैट ग्लोबल लेवल पे भी हम यहाँ पे स्किल एनहांसमेंट कर सके। तो ऐसे केस में जो भी ट्रांसफर ऑफ स्किल्स, टेक्नोलॉजी, नॉलेज है अमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, यहाँ पे हम इसको इनकरेज करते हैं। ठीक है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे 3 से 5 साल का होता है, जो कि यहाँ पे जापान में किया जाता है। ओके, बेसिकली ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका मेन एम क्या है कि अलग अलग लोग डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर अपने जो स्किल्स है, जो टेक्नोलॉजी है, जो नॉलेज है, उसको यहाँ पे एक्सचेंज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अगेन द ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट मोस्ट कॉम्पिटेंट यूथ इज सिलेक्टेड एंड सेंट टू जापान टू पार्टिसिपेट इन TITP। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो 3 से 5 साल का जापान में होता है, हम चाहते हैं कि इंडिया से हम जो लोग वहां पे भेजें, वो मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग यहाँ पे हो। ठीक है, तो इसके लिए जो MSDE है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर ऑफ जापान, इनके साथ उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन यहाँ पे साइन किया है, इनिशिएटिंग द टेक्निकल इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया इन अक्टूबर 2017। तो ये 3 से 5 साल का जो जापान में ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसके साथ हमने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है। इंडिया से भी हम यहाँ पे डिफरेंट लोगों को, मोस्ट कॉम्पिटेंट लोगों को सिलेक्ट करके भेजते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं बेटा, दैट इज द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। देखिए बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ बिजनेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा एरिया है जिसपे बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे जरूरत होती है। तो उसी के ऊपर यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, ठीक है,
यस वो इंडियन इकोनॉमी के लिए या उसके ग्रो के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल एरियाज जैसे पावर, ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, इसके ऊपर फोकस करके हम इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हम ज्यादा बिजनेसेस, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब्स, ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में यहाँ पे इनकरेज कर सके। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको DPIIT भी कहा जाता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, वो यहाँ पे आज के तारीख में $26.17 बिलियन है एंड $26.3 बिलियन है इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टाउनशिप है, हाउसिंग है, बिल्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्सेट्रा, उसके ऊपर 26.17 है एंड जो अदर एक्टिविटी सेक्टर्स है उसके ऊपर $26.3 बिलियन है। ठीक है। बिटवीन अप्रैल 2000 टू 2021 का ये डेटा यहाँ पे गिवन है। In financial year 21, infrastructural activities accounted for 13% share of the total FDI inflows, that is $81.72 billion. तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ कंट्री भी यहाँ पे इंक्रीज होगा ही होगा। मेजर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, उसमें सबसे पहले है आपका यहाँ पे द प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ठीक है। गति शक्ति में उन्होंने 7 ऐसे की इंजन्स या 7 ऐसे की एरियाज आइडेंटिफाई किए जिसमें काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट या फोकस की जरूरत है। जिसमें फर्स्ट है रोड, देन वी हैव रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, mass transport, waterways and logistics infrastructure. ठीक है। The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with प्रधानमंत्री गति शक्ति फ्रेमवर्क। मतलब ये एरियाज को हमें विद स्पीड यहाँ पे ग्रो करना है, विद स्पीड इन एरियाज में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करना है। ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे आपका रोड ट्रांसपोर्ट, जिसके लिए नेशनल हाईवे नेटवर्क उन्होंने एक्सपैंड करने का सोचा है अप टू 25,000 किलोमीटर्स इन 22-23। ठीक है। उसके लिए 20,000 करोड़ का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। नेक्स्ट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी अवॉर्डेड थ्रू PPP मॉडल्स, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स को हमें यहाँ पे डेवलप करना है इन 4 डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके रेलवेज के ऊपर फोकस। तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप करना है लोकल बिजनेसेस एंड सप्लाई चेन के लिए, जिसके लिए 2000 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे नेटवर्क यहाँ पे एक्सटेंड करने की बात चल रही है। टू बी ब्रॉट अंडर कवच इंडिजिनियस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जो इसमें यहाँ पे एम्प्लॉय की जाएगी। 400 new generation Vande Bharat trains to be manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multi-modal logistics to be developed during the next 3 years. मतलब जो रेलवे एरिया है, जो वन ऑफ द मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे एक्ट करता है, उसके भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे फोकस करके उसको भी डेवलप यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। न्यू स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट, जो कि स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट एरिया में है। एंड इनिशियल एलोकेशन ऑफ ₹1500 करोड़ यहाँ पे बनाया गया है टू एनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड वुमेन अंडर द स्कीम। राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में यहाँ पे बेसिकली जो बॉर्डर विलेजेस है विद स्पेयर्स पॉपुलेशन, मतलब एक स्केर्स पॉपुलेशन जो यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है। लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर फोकस करके इस पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी यहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट है मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, जिसके लिए डेटा सेंटर्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को बनाया जा रहा है। सोविनियर ग्रीन बॉन्ड्स को भी यहाँ पे दिया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, सो दैट हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, उसको यहाँ पे डेवलप कर सके। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक में मैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो यस, गवर्नमेंट जो मेजर एरियाज है, चाहे रोड्स हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे जो बैकवर्ड रीजन्स है, विलेजेस है, इसके ऊपर फोकस करके इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी इन इंडिया भी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा वन ऑफ द पिलर्स ऑफ बिजनेस माना जाता है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंट्री में स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है अगर एक कंट्री अपने बिजनेसेस को ग्रो करना चाह रही है।
राइट। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। इतनी सारी स्कीम्स पढ़ी, इतनी सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पढ़ा, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट पढ़ा, बट क्यों हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर यहाँ पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं? ठीक है, देखो बेटा, वन ऑफ द मेजर रीजंस की अगर बात करूं ना, तो एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे चेंज एजेंट्स या तो ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे माना जाता है। कोई भी कंट्री अगर ग्रो एंड डेवलप करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उसकी एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर एक कंट्री अपने बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर इतना ज्यादा यहाँ पे फोकस करती है। साथ ही साथ ये जो एंटरप्रेन्योर्स है, दे आर द स्पार्क प्लग्स, ठीक है, जो एक डेवलप कंट्री को प्रमोट करता है, जो कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमी को प्रमोट करता है, जो कि कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है या जो इंक्रीज इन एम्प्लॉयबिलिटी है, इसको यहाँ पे प्रमोट करता है। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर या बिजनेसेस वो इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो एक देश को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप को फॉलोइंग पॉइंट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। सबसे पहले इससे कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री होता है। सेकेंड, ये इमीडिएट एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, जो इंडिया जैसे कंट्री जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इसके लिए काफी जरूरी है, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। मतलब अगर हम हर एरियाज में बिजनेस सेटअप करते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज, विलेज एरियाज, तो यहाँ पे जब डेवलपमेंट होता है, देखो बेटा आज के तारीख में कैसे है कि अर्बन एरियाज डेवलप होते जा रहे हैं, बट रूरल एरियाज पीछे रह गए। तो अगर हम हर एरियाज में एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस को सेटअप करेंगे, तो हर एरिया डेवलप होते जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, दे हेल्प रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। सिर्फ एक ही एरिया, एक ही व्यक्ति के हाथ में मेजॉरिटी वेल्थ है, कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पे पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, ये खत्म हो जाएगा अगर हर जगह एंटरप्रेन्योर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है दे प्रमोट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसके ऊपर मैं अभी यहाँ पे फोकस कर रही थी कि यहाँ पे जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनकम है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इक्विटेबल होना चाहिए, हर एरिया में होना चाहिए, ना ही कुछ ही लोगों के हाथ में सारी वेल्थ, सारा पावर, सारा इनकम यहाँ पे होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है दे encourage effective resource mobilization of capital and skill which might otherwise remain unutilized and idle। देखो बेटा, जो लोग हैं, जो आइडियाज है, जो इनोवेशन है, इट इज एन एसेट टू अ कंट्री। तो हम चाहते हैं कि रिसोर्सेज यहाँ पे पड़े पड़े अनप्रोडक्टिव ना रहे, इन रिसोर्सेज को हम प्रॉपरली यूज करें, हमारी यूथ पॉपुलेशन को हम यहाँ पे इस तरीके से स्किल एनहांस करें या डेवलप करें कि उनका इस्तेमाल करके हम अपने देश को आगे ला सके, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे दे बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इंड्यूस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। मतलब बेसिकली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री है, ये प्रोसेस को यहाँ पे फास्टन अप करना या इंक्रीज करना। लास्ट बट नो मीन्स द लीस्ट, दे ऑल्सो प्रमोट कंट्रीज एक्सपोर्ट बिजनेस, दैट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, मोर द बिजनेसेस, मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, मोर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, एंड एक्सपोर्ट करके जाहिर सी बात है हम इंडिया में फॉरेन करेंसी लेकर आ सकते हैं। फॉरेन करेंसी अगर लेकर आएंगे तो यस, इंडिया यहाँ पे ग्रो होगा, डेवलप भी होगा, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो कि है बॉटलनेक्स इन एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। बॉटलनेक्स का मतलब क्या है, तो ऐसे चैलेंजेस या रीजन जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ नहीं हो पाता या रुक जाता है। सबसे पहले रीजन या सबसे पहला चैलेंज बेटा आता है, दैट इज इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। देखो बेटा, टाइम एक रिसोर्स है, और अगर हम टाइम को वेस्ट करते हैं या टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करते, तो दैट मीन्स हम एक रिसोर्स को यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। आज की तारीख में बहुत ऐसे स्टार्टअप्स है जो अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते, ऐसे लेंदी प्रोसेसेस डेवलप करते हैं जिनको यहाँ पे टाइम वेस्टिंग प्रोसेसेस माना जाता है। तो ये प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करके कैसे अपने बिजनेस को क्विकली यहाँ पे डेवलप करना है, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना जाहिर सी बात है, अगर हम टाइम को यहाँ पे वेस्ट करेंगे या वेस्टेज ऑफ टाइम करेंगे, तो ऐसे केस में बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे मिस कर देंगे, एंड हो सकता है कि हमारा बिजनेस यहाँ पे ग्रो ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वी यूज आवर टाइम एफिशिएंटली। नेक्स्ट है लैक ऑफ मनी, ठीक है।
इतनी सारी स्कीम्स होने के बाद आज भी अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, तो जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है उतना इजीली उनको नहीं मिल पाता। एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ फाइनेंस, बहुत सारे जो बिजनेसेस है यहाँ पे ग्रो एक्सपैंड नहीं हो पाते, क्योंकि बेटा जाहिर सी बात है, बिजनेस अगर ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, पैसा तो चाहिए। अगर ये नहीं मिल पाएगा, बिजनेसेस ग्रो डेवलप नहीं कर पाएंगे या सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है दैट इज टू मच नॉइज। ठीक है, देखिए भाई, टू मच नॉइज का मतलब यहाँ पे क्या है? सोशल मीडिया की अगर बात करें तो आजकल लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करने के पीछे इतना व्यस्त हो जाता है, ठीक है, इतना प्रमोशन कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। मतलब पहले इतना ज्यादा प्रमोशन के ऊपर आप फोकस कर देते हो एंड उसके बाद बिजनेस के ऊपर फोकस करना भूल जाते हो। तो सोशल मीडिया पे प्रमोशन करोगे बट बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं करोगे। इनिशियली तो चलो प्रमोशन किया, बिजनेस नजर में आया, आपको यहाँ पे फंडिंग मिल गया, बट फंडिंग मिल गया, अभी भी प्रमोशन पे फोकस कर रहे हो, बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, तो बिजनेस तो फेल ही होगा ना। तो प्रमोशन करो बट सिर्फ प्रमोशन मत करो, ठीक है। तो डू नॉट क्रिएट टू मच ऑफ नॉइज, राइट। नेक्स्ट क्या है? अ स्मॉल और नॉन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। देखिए बेटा, नेटवर्किंग है ना, कोई भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेटवर्किंग डेवलप करने के लिए इंसान को सालों लग जाता है। ये नेटवर्क्स, ये कनेक्शंस यहाँ पे बिल्ड करने के लिए स्टार्टअप्स के पास ये नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी अगर नहीं होगी ना, वो यहाँ पे बिजनेसेस में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, ये जो नेटवर्किंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम इंडिया में डेवलप करने की कोशिश अभी कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही नेटवर्किंग की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आपको खुद का बिजनेस डेवलप करना है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको जो ब्रांडिंग है, जो पार्टनरशिप्स है, स्पॉन्सरशिप्स है, नेटवर्किंग है, कनेक्शंस है, ग्लोबल कनेक्शंस है, ये बच्चा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स है उसके ऊपर लीस्ट फोकस रखता है, और फिर आगे जाके बिजनेसेस में काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, राइट। नेक्स्ट क्या है? तो दैट इज ग्रोइंग टू मच टू सून। अगर हम यहाँ पे बहुत जल्दी अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, बट देन क्या होता है ना, हम इतने ज्यादा लालची हो जाते हैं कि बिजनेस प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइज करना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस करना छोड़ देता है। फिर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखते हैं, शॉर्ट टर्म में कमाना है, कमाना है, कमाना है, और फिर हम गलती कर बैठते हैं और यहाँ पे अपने बिजनेस को खो देता है। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि ग्रुपेंस करके यूएस बेस्ड स्टार्टअप था, जो कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन कूपनिंग इन 2008 इन्होंने लॉन्च किया था। जब ये लॉन्च हुआ तो काफी ज्यादा यहाँ पे हिट कंसेप्ट रहा, और 2011 में, ठीक है, मात्र 3 साल के अंदर इन्होंने अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर भी फाइल कर दिया। आईपीओ फाइल करने के कुछ ही महीनों में इनके शेयर की प्राइस $20 से $9 पे गिर गए। तो देखो बेटा, बिजनेस को बहुत जल्दी बढ़ाकर हम एक नॉन सस्टेनेबल बिजनेस, जो लॉन्ग टर्म में नहीं टिकेगा, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं करेगा, ऐसा बिजनेस डेवलप नहीं बनाना चाहते, ठीक है, नहीं करना चाहते। चलिए, as common as these issues are, startups founders are actually the biggest bottlenecks in their own businesses. They believe they have to do everything themselves, and they try to charge through problems on their way to growth. Hence, there is a strong need to create strong internal bonds and decentralization. खुद के बिजनेस से ना एक लगाव सा हो जाता है लोगों को, और हमें लगता है हमारा बिजनेस है तो सब कुछ हम देखेंगे, हम संभालेंगे, कोई गलती कर देगा तो मेरे बिजनेस का क्या, मेरा नुकसान, मेरा बिजनेस, मैंने इसको बनाया, मैंने इसको ग्रो किया, मुझे सब पता है। कब तक सब खुद करोगे? शुरुआत में ठीक है, बट बिजनेस ग्रो होगा तो सब कुछ आपके बस का है हैंडल करना, और फिर बिजनेस ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर फोकस करते रह जा रहे हो, बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लेवल के बाद समझना कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगी, तो मुझे डिविजन ऑफ वर्क, वर्क अलोकेशन, दूसरे के ऊपर भरोसा करना, दूसरे के ऊपर अपनी कंपनी का काम सौंपना सीखना होगा, सबसे जरूरी चीज, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है हम यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, ज्यादातर पॉलिसी डेटा ड्रिवन चैप्टर है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की इसमें यहाँ पे सिर्फ आपको जरूरत है।
डेट शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस इस चैप्टर से यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हम यहीं पे खत्म करते हैं, दोबारा बहुत ही जल्द यहाँ पे हम मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।